एक दो बच्चों को और देता हूँ, लेकिन ट्राई कर लेगा। हाँ, मैं एक बार एक दो बच्चों को और देता हूँ। अभी ना जतिन गोयल है साथ में, तो मेरे को एक्चुअली जो बच्चों का कल एडवांस का एग्जाम है ना, उसके लिए डिटेल्स देनी थी। तो एक बार अभी कोई आता है लाइन पे तो अच्छा हो जाएगा काम। और कोई बच्चा, एक मिनट। अर्नव, हाँ वही लेफ्ट राइट में बोलेंगे। अर्नव यस सर, यस रिकॉर्डिंग कर सकता है ना? हाँ जी सर कर लो। हाँ, अभी ये अभी बता रहा हूँ मैं। और कोई बच्चा रिकॉर्डिंग कर सकता है? यस सर, मैं कर सकता हूँ। तो नाम बोलो। आर्यमन सर। अच्छा, आर्यमन को तो दे दिया मैंने। अच्छा चलो कर लेना। अभी इस समय ना जतिन गोयल, जिसकी रैंक 64 थी आईआईटी एडवांस में, अभी वो ना साथ में है। मेरे को एक्चुअली बात करवानी थी, जो इनका कल, जिन बच्चों का कल एग्जाम है ना एडवांस का, कल 3 अक्टूबर है, कल एग्जाम है आईआईटी एडवांस का। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो जतिन बताएगा अभी। तो अभी लक्ष्य भी लाइन, लक्ष्य। यस सर। हाँ लक्ष्य, एक बार ना ये एक दो पॉइंट्स रह गए थे इसके जतिन के, तो मैंने इसलिए तेरे को लिया है। और हो सकता है मैं एक टॉपिक अभी पढ़ा दूं, तो वो भी देख लियो बेशक एक बार। सही है लक्ष्य? ओके सर। हाँ जतिन। हाँ 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 जतिन, अभी इस समय ना आईआईटी दिल्ली में है, इसका रैंक 64 था। तो इसको क्या दिक्कत आई थी और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर तरीके से एक बार बता देगा। एक बार सब बच्चे सुन लेंगे, फिर उसके बाद मेरे को कुछ करवाना होगा तो मैं वो भी करवा दूंगा। तो एक बार जल्दी से ध्यान देंगे तेरे बात में, और कोई नोट करना हो तो नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है इसने भी, लक्ष्य को बताई है। एक तरह से रिपीट कर रहा है कुछ बातें और कुछ नहीं बताएगा, तो एक बार बहुत ध्यान से सुनना है। जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, या जो बच्चे अभी कल एग्जाम देंगे, उनके लिए एक बार ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जतिन। वीडियोस ऑन कर लो यार एक बार तो सर, मतलब जतिन। इंटरेक्टिव रहेगा थोड़ा सा ताकि। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल जतिन, आ रही है आवाज। जतिन हाँ गोयल बात कर रहा है, रैंक 64 आईआईटी एडवांस में। हाँ हाँ, हाँ एक बार जतिन। वीडियोस ऑन कर लो यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि इसको मतलब अच्छा जैसे वीडियो, मैं लेक्चर अच्छा दूंगा अच्छा वीडियो। नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा जतिन, तू फिर मतलब तू मैं अपना वीडियो ऑन। लेक्चर दे के चले जाऊंगा, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा तुम्हें फालतू में। तो मैं चाह हाँ रहा हूँ तो कि एक बार। तुम क्वेश्चंस भी पूछ लो और मैं अपनी बात हाँ बता भी दूं। हाँ तो जतिन तू वीडियो ऑन करेगा अभी? मैंने तो कर रखी है सर। कर रखी है ऑन? मतलब बाकी लोगों से मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चंस पूछने हैं मतलब पहले तुम क्वेश्चंस पूछ लो, फिर मैं सबके एक साथ आंसर कर दूंगा उनके, और मैं अपनी तरफ से जो मेरे को बातें जतिन बतानी है वो मैं मेरे बता अकॉर्डिंग दूंगा। एक बार तू बता दे कि कल का एग्जाम कैसे देना है, फिर उसके बाद इनसे ये क्वेश्चन हाँ पूछ लें। ठीक है ठीक है। हाँ तो हाँ यार स्ट्रेटेजी का पहले मैं बता देता हूँ। जैसे तो सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो तुम्हारा है, जिसमें तुम्हें कम टाइम लगता है, या वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। जैसे मोस्टली लोग तो केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हैं। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट मैथ्स था, तो मैं सबसे पहले मैथ्स पे जाता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करता था। अब मोस्टली लोग जैसे केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे तो करो, मतलब जो तुमने 2 साल में किया है वही करो एकदम। अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है कि तुम पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हो और मैंने बोला मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कल तुम पहली बार मैथ्स अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो तुमने मॉक टेस्ट में 2 साल स्ट्रेटेजी यूज करी है वही यूज करो। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है तो सबसे पहले जैसे मतलब मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि पहले मैथ्स करता हूँ, तो पहले मैथ्स के आधे क्वेश्चंस किए, उसके बाद केमिस्ट्री करेगी तो केमिस्ट्री के आधे क्वेश्चन किए। अब आधे क्वेश्चन को कैसे, जो तुम्हें देखते ही लग रहे हैं कि हो जाएंगे, हाँ तो जैसे मतलब क्वेश्चन देखते तुम्हें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन में से 5-10 सेकंड में तुम इतना गेस तो कर ही लेते हो कि मेरे से 30 सेकंड में होगा, 1 मिनट में होगा, 5 मिनट में होगा क्वेश्चन। तो वो चीज सबसे जरूरी है। तो क्वेश्चन को देखो, उसको पढ़ो, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखते ही गेस कर लो। तो उतने में तुम्हें मतलब आधे क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी जो तुम कर सकते हो। तो पहले मैथ्स के जैसे आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री के आधे क्वेश्चन कर लिए, अब फिजिक्स पे फिजिक्स के आधे क्वेश्चन कर लिए। अब तुम्हारा 50% ऑफ द टाइम भी नहीं लगा, अराउंड 35 to 40% टाइम लगा होगा, और तुम्हारा 50% ऑफ द पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस की बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये चीजें मैं सारी लक्ष्य को बता चुका हूँ एक बार, तो रिपीट ही कर रहा हूँ। हाँ तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मतलब पेपर के अंदर ऐसा होगा कि जो तुम्हारा जितने भी 2 साल में तुम्हारा कॉन्फिडेंस था वो सारा जीरो हो चुका होगा। मैंने 2 साल बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था हर चीज में।
सर मेरे को जानते हैं, तो मतलब जब भी 3 घंटे का पेपर होता था मैं 2 से ढाई घंटे में टारगेट करता था और बिल्कुल ऐसे बैठता था कि जैसे कुछ है ही नहीं, और पेपर देकर आ जाता था और रैंक फर्स्ट आ जाती थी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था। लेकिन पेपर में गया, स्टार्टिंग के 5 मिनट में बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा पसीना आने लग गया और ऐसा लग रहा है अब खत्म है सब। लेकिन उसके बाद मैं बैठा 5 मिनट, मैं वॉशरूम गया, पानी वानी पिया, 2-4 मिनट रेस्ट किया, तो टोटल मेरे 10 से 12 मिनट स्टार्टिंग के वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब मैं रिलैक्स हूँ। फिर मैंने पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया, कुछ क्वेश्चन होना स्टार्ट हुए। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरा कॉन्फिडेंस की है, तो जो मैंने बताया कि पहले आधे आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब तुम्हारा 40% टाइम में आधा आधा पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। अब तुम्हारे और बचते हैं जैसे 50% पेपर बचा और तुम्हारे 60% का टाइम है। अब तुम दोबारा वैसे जो भी तुम्हारा पैटर्न है, पहले मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर वापस उसके जितने बचे हैं उसके आधे आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो तुम्हारे 75% पेपर हो चुका है। अब उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन पर जाओ। तो ये तो स्ट्रेटेजी रही पेपर अटेम्प्ट करने की। और मतलब पेपर में सबसे जरूरी है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना। बहुत ज्यादा वहां पर होगा कि कितने लोगों का है एडवांस कर। जतिन अभी ना आए नहीं है बच्चे कुछ इसमें, तो एक बार मैं उनको ना अच्छा अच्छा। भेज दूंगा ये। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। लक्ष्य है अभी साथ तो में, लक्ष्य। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लक्ष्य, तो एक मिनट जतिन, यस लक्ष्य सर। है, ये यस लक्ष्य, सर। इसका 99.95 परसेंटाइल है, और भी बच्चे हैं इनका 99.9 के आसपास परसेंटाइल है। तो उनके ये भी इसमें है, सुन रहे हैं ये बातें, तो ये तुम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज का भी ध्यान देंगे। हाँ जतिन। हाँ हाँ, तो ठीक है। अब एक जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी ना कि लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं आईआईटी में जैसे, तो उनकी रैंक है अराउंड 2000, 2500 के आसपास रैंक है। तो हमारे टाइम पे केमिस्ट्री का पेपर बहुत मुश्किल आया था। तो मेरे मेरे तीनों सब्जेक्ट में ना ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत वीक सब्जेक्ट नहीं था। तीनों मेरे अच्छे थे, मतलब तीनों मेरे डिसेंट थे। कि मेरा ऐसा नहीं था कि मैं मैथ्स में मैंने ओलंपियाड स्कोर करा हुआ है या फिर ऐसा। तीनों मेरे जेई लेवल के मैंने पढ़ा हुआ था बस। तो लेकिन मेरा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। कि तो केमिस्ट्री का पेपर हमारा मुश्किल आया, उसके बाद भी मेरे 76 मार्क्स आए। मेरे मार्क्स थे 109 फिजिक्स में, फिजिक्स बहुत आसान नहीं थी, 97 मैथ्स में थे और केमिस्ट्री में 76 थे। वो ऐसे इसलिए नहीं क्योंकि वीक थी केमिस्ट्री, बट पेपर मुश्किल था तो उसके रेशियो में सही थे मेरे मार्क्स। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं आईआईटी में 2000 रैंक है, जो कि बहुत अच्छी रैंक है। उनके ऐसा हुआ कि एक मेरा उसके 80 आए फिजिक्स और मैथ्स में, और केमिस्ट्री में 19 मार्क्स। तो 19 मार्क्स आए, और केमिस्ट्री की मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कट ऑफ होते हैं 15-16 मार्क्स। तो मतलब वो एक क्वेश्चन और गलत करता तो हो सकता है उसकी केमिस्ट्री की कट ऑफ पार नहीं होती। और वहां पे उसका सब खत्म था, मतलब जो उसने 2 साल मेहनत करी वो सिर्फ केमिस्ट्री कट ऑफ की वजह से वो रह जाता, जबकि वो फिजिक्स और मैथ्स में 80 मार्क्स स्कोर कर चुका है। तो अगर तुम्हें कहीं पेपर में ये लगता है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट को एक बहुत मुश्किल आ गया जो तुम्हारा खासकर वीक है, जैसे लेट से तुम्हारा मैथ्स वीक है और मैथ्स बहुत मुश्किल आ गई, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि तुम्हारी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ पार ना हो। जबकि हम इस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, मिनिमम 15 मार्क्स तो हमारे सब्जेक्ट में ले ही आएंगे, लेकिन वहां पर हो सकता है कि तुमसे उसका एक भी क्वेश्चन ना ही ले। तो उस टाइम उस चीज पे फोकस करना थोड़ा सा। ये ना हो कि तुम अपने अपने हमेशा जो भी तुम्हें लग रहा है मैथ्स मुश्किल है तो चलो मैथ्स को थोड़ा सा कम टाइम देते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। अगर कोई एक चीज मुश्किल आई और वो ऑलरेडी तुम्हारी वीक है तो उस पर ज्यादा टाइम दो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी मतलब इतना तो दो एटलीस्ट कि इंडिविजुअल कट ऑफ पे तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये तो कर ही लूंगा। अगर इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगी तो तुम्हारा सब मेहनत खराब। तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं खुद एड्रेस करना चाह रहा था। अब जो तुम्हें डाउट्स है वो पूछ लो। लक्ष्य, हाँ लक्ष्य कुछ पूछना है क्या? लक्ष्य। लक्ष्य ये वाला पॉइंट मेरा रह गया था जो मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल हाँ सब्जेक्ट सर, कट ऑफ पूछ वाला। लिया था बाकी तो पहले। हाँ, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? जब सम्यक, पूछ लो मतलब डाउट्स सही रहेगा। वेदांत, इसमें वो ये जतिन, इसमें लड़का वेदांत है जो ऑल ओवर इंडिया मतलब आकाश के अंदर रैंक 1 रहता है मोस्टली। बहुत अच्छा है। वेदांत। हाँ, यस सर। वेदांत कुछ पूछना है? यस सर भैया, आप मतलब किस टाइप की रेफरेंस बुक करते थे, मतलब एडवांस लेवल की या फिर बहुत हाई लेवल की या फिर बेसिक से स्टार्ट करते थे, और कितनी रेफरेंस बुक करते थे? यार रेफरेंस बुक एक एक ही रखता था मैं। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में पहले अच्छी वर्मा करते हैं बेसिक के लिए, उसके बाद बीएम शर्मा से करता था। तो मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसे दो दो बुक्स ही रखता था, एक बेसिक के लिए और एक फिर मतलब एडवांस लेवल के लिए। कोई बहुत ज्यादा बुक्स नहीं करता था, उनको ही थोड़ा बार बार करता था। कि क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे तुम एसके गोल ले हो, एडवांस मैथ्स के लिए एडवांस के लिए एसके गोल की थी, तो हर बार जब तुम करोगे ना हर बार कुछ नई चीजें मिलेंगी।
तुम पहली बार करोगे तुम्हें 50% क्वेश्चन होंगे, 50% का तुम सोल्यूशन देखोगे। उसके बाद भी तो, और तुम जब दूसरी बार करोगे ना तो जो 50% तुमने सोल्यूशन देखे थे ना, तुम्हें लगेगा वो दोबारा से नए क्वेश्चन ही हैं। तो ऐसा मत करो कि बहुत ज्यादा बुक्स उठा रहे हो, एक दो बुक्स करो पर अच्छे से करो, तो बार बार करो, तो उस चीज में ज्यादा फायदा रहता है। केमिस्ट्री की मेरे को बुक्स याद नहीं है, बट हाँ मैं हर टॉपिक की मतलब दो दो बुक्स ही करता था, एक बेसिक के लिए, एक एडवांस के लिए। मैं थ्योरी नहीं पढ़ता था, थ्योरी क्लास में हो जाती थी, थ्योरी में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अच्छा, थैंक यू भैया। चलो, और किसी को कुछ कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? भैया आप हार्ड क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते थे? कनिष्क, इससे अप्रोच करते थे मतलब क्वेश्चन समझा मतलब नहीं मैं क्या। डेवलप कैसे करी, जैसे मतलब पहले बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे मूव करा आपने क्वेश्चन यार के सेट? प्रैक्टिस से ही है कि जितनी जैसे बुक्स करोगे तुम, सबसे मेन तो चीज होती है ना, तुम जो बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बहुत कम करता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो मतलब 11th में हमारे एक सर ने एमबीए में बात बोली थी कि प्रैक्टिस इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। तो जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की करो बस। मैं कभी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मेरी ये मान लो बस एग्जाम्स के अंदर ही होती थी, इतने एग्जाम्स देता था, इतने मॉक टेस्ट देता था, बस वहीं पर प्रैक्टिस हो रही है। बाकी तो सारी लर्निंग तो सब्जेक्टिव ही हो रही है। जितने मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा हूँ, फिजिक्स में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उससे ही खुलता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तुम ऑब्जेक्टिव कितने भी कर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो तुम तुक्का मार के कर रहे हो, क्वेश्चन तो सीख ही नहीं रहे। तुक्का मार रहे हो तुम, मॉक टेस्ट से सीख जाओगे, लेकिन तुम्हें जो सीखना है वो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आए। चाहे इजी क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करो। तो बीएम शर्मा की मैं सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करता था। आरपी सर, जैसे मैं आरपी सर के पास जाता था तो वो मॉड्यूल्स रहते थे वो बीएम शर्मा के ही होते थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाते थे। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता था मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, मोस्टली सब्जेक्टिव पे टाइम दो। ओके केमिस्ट्री थैंक में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे सर के मॉड्यूल्स होते हैं, शशि सर के, वो जो थे मतलब जो उन्होंने बुकलेट दे रखी होगी, तो हर चैप्टर के जैसे मोल कंसेप्ट वगैरह ये जो चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, तो हर हर चैप्टर के सिर्फ 25-30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि अगर तुम 25-30 कर पा रहे हो तब तुम कहीं का भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन कर सकते हो। जतिन, अब तो ना इस समय मॉड्यूल तो दे नहीं पाया मैं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में ना काफी बच्चों 11th वाले बच्चों के पास तो है ही नहीं अभी मॉड्यूल वो। लेकिन बस ये है कि अच्छा हाँ, क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, हाँ क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, ट्राई हाँ कर रहा हूँ। 43 ईयर्स आईआईटी ही बोला हुआ है, ये बेस है, इसको तो करना ही करना हर बच्चे को। फिर वो करने के बाद अगर टाइम बचता है तुम्हें, तब तुम कर सकते हो मतलब स्पेशलाइज्ड बुक जो है, जैसे तूने बोला है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम 20 क्वेश्चन भी एक टॉपिक के कर रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा है। लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं और एग्जाम में जाके बोलते हैं "सर, भैया हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं", तो उसका फायदा नहीं है। भैया मेरे को और एक चीज समय, पूछनी थी। हाँ हाँ बोल। भैया जैसे अगर मेरा कोई पीछे का जैसे बैकलॉग बना है मेरा कुछ टॉपिक्स का, हम्म। तो सर भैया उनको कैसे अप्रोच करूँ कि मतलब उनको साथ साथ में कैसे कंप्लीट करने का? यार इसको ना तू साथ साथ रोज 2-2 घंटे टाइम टेबल जैसे बना रखा होगा तूने कुछ, तो 2 घंटे तू निकाल के रोज मेरे को बैकलॉग्स को देना है। और इस चीज में ना कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो बैकलॉग्स कवर करने के चक्कर में और आगे की बैकलॉग्स लगवा लेते हैं। मतलब अभी मेरी लाइक 2 हफ्ते पहले किसी बच्चे से बात हो रही थी, तो उसने क्या किया कि उसने पहले मेरे को बोला कि बैकलॉग्स वगैरह हैं, तो मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे कवर कर। तो उसने क्या किया, क्लासेस छोड़ दी और बैकलॉग्स कवर कर रहा है, तो और बैकलॉग्स हो गए। तो ये बिल्कुल मत करो, जो क्लासेस हैं वो तो कवर करो ही पहले, मतलब वो तो कभी बिल्कुल मत छोड़ो। जो बैकलॉग्स हैं उसको दिन के 2-2 घंटे निकाल लो और वो कवर करते जाओ, तो तुम्हारे 1-2 हफ्ते में सारा कवर हो जाएगा। और मतलब किसी भी हालत में और बैकलॉग क्रिएट मत करो यार। जैसे ऑफलाइन में तो रहते थे तो क्लास है तो क्लास है ही, अब ऑनलाइन में क्या तुम्हें एक लेवरेज मिल गया कि तुम क्लास छोड़ सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लोगे। लेकिन वो लेवरेज नहीं है, वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि तुम बाद में रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो, वो इकट्ठी होती रहती है। बहुत अच्छे जतिन, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जो चीज का नुकसान है हमें रिकॉर्डिंग का, जितना फायदा उससे ज्यादा तो मतलब इतना फायदा मुझे लगता नहीं है। मेन अपना यही रखो कि क्लास तो किसी भी हालत में अटेंड करनी है, अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो दिन का टाइम निकाल के कर। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। और ये सम्यक, अर्णव ने पूछ लिया, कनिष्क, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो तुम लोग। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी। उज्जवल शर्मा भी है, उज्जवल गुप्ता भी है।
हाँ हाँ ये ऋषि रिवीजन का कोई तरीका मतलब जो इफेक्टिव रहता है? कौन पूछ रहा है? हेलो, हाँ एक बार दोबारा बोल। भैया रिवीजन का कोई तरीका बता दो जो इफेक्टिव रहता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। यार रिवीजन में यही है कि बैचेस तो तुम्हारे चल रहे होंगे, जैसे मतलब सबसे पहले तो तुम अपने नोट्स करो। तुम्हारे जो भी 11th 12th के हैं तुम्हें खुद नोट्स बनाए होने चाहिए, किसी और के नोट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो खुद के नोट्स चाहिए, सबसे पहले तो उनको रिवाइज करो, और उसके बाद बुक्स हैं उनको रिवाइज करते जाओ। और अभी जैसे ये 12th का बैच है ना? ये जतिन मैंने 11th वाले बच्चों को बोला, वो कुछ जो वेदांत गर्ग है ना, ये 11th में ही है। 12th वाले हाँ हाँ 12th वाले बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, मतलब लगभग मिक्स बच्चे हैं। ठीक है जो भी है। हाँ तो रिवीजन में यार यही है कि मैं ऐसे करता था कि जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके जो भी क्वेश्चन वगैरह कर लिए, उसके 1 से 2 महीने बाद वो चैप्टर दोबारा करता था। तो उसमें वापस से मैंने 1 हफ्ता दिया उस चैप्टर को। अब मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को ना वो 6 महीने या 1 साल तक वो चैप्टर टच करने की जरूरत नहीं है, इतना पक्का हो जाता है। अगर तुम चैप्टर करने के एग्जैक्ट 1-2 महीने बाद उसको कर लो ना रिवाइज, तो तुम्हारा वो 6 महीने तक तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चैप्टर को। बस एग्जाम से करें, क्वेश्चन से कर लो, तुम्हें उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर तुम 12th में हो तो जो 11th के चैप्टर्स हैं उनको 12th के साथ चैप्टर्स के साथ साथ रोज 1-1 2-2 घंटा तुम निकालो कि मुझे जतिन मैंने 2 घंटे 11th के चैप्टर्स को जतिन देनी है। जतिन मैंने इनको बोला हुआ है, मंडे मंडे को, जैसे तुम लोगों को बोला था ना, मंडे मंडे को डेली, मंडे डेली, मतलब कोई एवरी मंडे, तो इनको फॉर्मुलेस जो है हर 11th क्लास के सारे लिख के लाने हैं, और हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक की रिएक्शंस लिख के लानी है। ऐसे ही फिजिक्स और मैथ्स में करें, मंडे मंडे भी कर हाँ लेंगे हाँ तो एटलीस्ट फॉर्मुला तो दिमाग में रहेगा। तुम लोगों को भी ऐसे ही बोला था, सेम चीज इनको बोली हुई है, हालांकि अब तो ऑनलाइन है, तो ये कर रहे हैं नहीं कर रहे तो थोड़ा थोड़ा पता नहीं लिख पा रहा है। अदरवाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तू बता दे। हाँ हाँ यही है कि यार वीकली या डेली मतलब करते जाओ उस चीज को। साथ साथ तुम ये मत सोचो कि तुम नवंबर तक अपना पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर आगे 11th का स्टार्ट करोगे, फिर 3 महीने 11th के नहीं हो दोगे, पाएगा। फिर बाद में 12th का रिवाइज करोगे। तुम्हारा जेई आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। साथ साथ चीजें रिवाइज हाँ करो। दिन का रोज के 1-2 घंटे निकालो या वीकली निकालो टाइम। तो वो चीज साथ साथ करो। अब ऑनलाइन में यार ये है कि मतलब ऑफलाइन में तो सर मॉनिटर करते थे हमें बहुत ज्यादा, बाकी स्टूडेंट्स को ध्यान रखते थे। अब ऑनलाइन में सर इतना ज्यादा तुम्हें मॉनिटर नहीं कर सकते। तो तुम्हारी खुद की मोटिवेशन पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, तुम्हारी प्रिपरेशन है, तुम्हारी कितनी तुम्हें है कि आईआईटी में जानी है। तो वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। शशि सर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन में तुम झूठ बोल दोगे, सर को पता भी नहीं लगेगा। अब बता तो जतिन, मैंने इनका टेस्ट ले रहा हूँ, जैसे हर अब वीकली ना 2 टेस्ट ले रहा हूँ पेरेंट्स के सामने, तो ये ना उसमें उसमें इतने अलर्ट नहीं होते, मतलब अगर 50 बच्चों का ग्रुप है ना तो ये 20 या 25 ही टेस्ट दे रहे हैं, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो मेरे को तो लग रहा है इस चीज का, तो लेकिन हाँ जो अच्छे वाले बच्चे हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, कल भी मैंने टेस्ट किया तो उन्होंने टेस्ट दिया है। लेकिन बस यही दिक्कत है थोड़ा सा ऑनलाइन ना, लेकिन देखा जाए वही तो है यार कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखा जाए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि तुम्हारा घर पे टाइम बैठ के वेस्ट पढ़ नहीं रहे हो हैं, आने रहा। जाने। हाँ। बहुत चीजें हैं, लेकिन तुम्हारा ना यार ये है कि तुम घर पे बैठ के टेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर चीटिंग कर रहे हो टेस्ट में, कुछ भी कर रहे हो, सर का कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो फालतू। मतलब इससे अच्छा तुम टेस्ट मत दो या छोड़ दो कोचिंग, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर करना चाह रहे हो आईआईटी, तो किसी भी टेस्ट में चीटिंग मत करो, या मतलब किसी को धोखा मत दो, अपने अपने आप को धोखा दे रहे हो यहाँ पर। तुम लग रहा है कि अगर तुमसे कुछ दिक्कत आ रही है तो अपने पेरेंट्स को बताओ, सर को बताओ। बट ये मत करो कि सर को या पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम टेस्ट में चीटिंग कर रहे हो। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फालतू में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज में। तो अगर तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है तो सर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। बट ये मत करना कि टेस्ट में चीटिंग कर रहे हो। मैंने 2 साल में एक बार भी चीटिंग नहीं करी किसी टेस्ट में। मतलब मेरा ये था कि अगर मेरे को अगर आईआईटी के एग्जाम में ही मेरे को चीटिंग करने का मौका मिल जाता है तो भी मैं नहीं करूँगा। ये मैंने सोचा हुआ था, मैं मतलब नहीं मिलता। जतिन बट बहुत ऑनेस्ट, हाँ जतिन एक बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। जतिन था, संदेश था, और ये प्रभाकर, जतिन और संदेश स्पेशली 1% भी, मतलब इनके इवन बोर्ड लेवल के भी टेस्ट लिए हैं सब्जेक्टिव, अगर 10 नंबर के तो 10 में से 10 रहते थे दोनों की, मतलब चाहे छोटा टेस्ट हो चाहे बड़ा टेस्ट हो, हर किसी में इन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आईआईटी निकाल दिया है, जतिन ने भी 3 साल पूरी मेहनत की है ढंग से। तो ये तो है कि सिंसियर एफर्ट्स होंगे, ऑनेस्ट एफर्ट्स होंगे, तो जाके क्लियर होगा। और जतिन ने एक लाइन बोली और थी कि जो भी बच्चे 11th 12th वाले हैं तो एक बार आईआईटी दिल्ली कर घूम के आते हैं। हाँ जतिन, एक बार बताया था तूने मेरे को हाँ कि हाँ आईआईटी। बिल्कुल। हाँ। वहाँ का कैंपस देखोगे ना तो यार अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। चाहे तो यूट्यूब पर ही देख लो, चाहे कैंपस आओ तो भी मतलब
300 एकड़ में कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है यार, इतने अच्छे हॉस्टल्स, सारी लैब्स, बिल्डिंग सब इतनी अच्छी हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, और वो सब तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में कहीं नहीं मिलेगा जो चीजें यहाँ पर हैं। तो एनआईटी वगैरह में भी इतना अच्छा नहीं मिलता जो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती है ना। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो आईआईटी की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब लाइक हर साल यहाँ पर एक इंटर आईआईटी होता है, तो सारे आईआईटीज compete करते हैं सारे स्पोर्ट्स के अंदर, और फिर उसके पॉइंट्स लगा के एक जनरल चैंपियनशिप होती है। तुमने छिछोरे मूवी देखी होगी जैसे, अगर किसी ने, तो उसके अंदर होता है इंटर हॉस्टल इवेंट्स होते हैं, जनरल चैंपियनशिप होती है हर हर साल, मतलब पूरे साल ना तुम ऑक्यूपाइड रहते हो वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स में, और मतलब जो यहाँ के 2 साल एफर्ट्स होते हैं ना, वो वहाँ पे जाके लगता है कि हाँ वर्थ इट थे, ये मैं जरूर कहूँ। मतलब मेरे को किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि यार क्यों फालतू मेहनत करी आईआईटी में आने के लिए, बहुत ज्यादा वर्थ इट है वो चीज, ये मैं बहुत लिख के इंपॉर्टेंट दे लाइन है सकता हूँ। ये, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। मतलब मतलब लाइफ सिक्योर हो जाएगी इसके बाद, ये 2 साल अगर ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली। बिल्कुल, मतलब अगर किसी को ये ना कि मजे करने आ गए, तो मजे के लिए भी है आईआईटी बहुत ज्यादा। तुम चाहो तो ना ये 2 साल करके आगे मजे कर लो, पूरे पूरे 4 साल, तो भी तुम्हारी ठीक ठाक जॉब लग जाएगी। मतलब अगर किसी को ऐसा है ना कि यार क्या करना है आईआईटी करके, किसी बेकार कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे मजे करेंगे, तो आईआईटी से ज्यादा मजे कहीं हो नहीं सकते हैं। वहां से अच्छी जॉब भी लगती है, वहां से लोग सबसे ज्यादा मजे भी करते हैं। तो बहुत अच्छी सी देख के बातें आओ एक बार बताई भाई। आईआईटी, और जब ऑनलाइन हाँ, देखो, उनकी वीडियोस हैं आईआईटी की, वो सब भी देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि पूरे दिन वही देख रहे हो, बट हाँ एक दो वीडियो जरूर देख लेना आईआईटी दिल्ली की या किसी और कैंपस की भी, तो बहुत सुंदर कैंपस है सारे। जतिन एक ये तूने, मैंने मुझे तेरी एग्जांपल में हमेशा, हाँ किसी को पूछना है कुछ? यस सर, सर मुझे ये भाई, पूछना था कि जैसे 2 हाँ। क्लासेस के बीच में हाफ आवर या 1 आवर का टाइम मिलता है, ये शॉर्ट पीरियड में हमें रिवीजन करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? यार जो भी तेरा उस टाइम पे टाइम टेबल चल रहा है कि तू लाइक पूरे दिन का तू टाइम टेबल बना के रखता है कि तेरी क्लासेस हैं, तो तू इन 2 घंटे 11th का रिवाइज करेगा, या फिर इस टाइम पे 12th का रिवाइज करेगा, या फिर ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, तो उनमें से कुछ भी तू कर सकता है। थोड़ी देर बीच में 10 मिनट का रेस्ट भी ले ले, और जैसे अगर 1 घंटे का टाइम है 2 क्लास के बीच में, तो 10-10 5-5 10-10 मिनट का रेस्ट ले ले, लेकिन 40 मिनट्स एटलीस्ट तू बाकी काम कर, कुछ भी तू ठीक है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, या फिर जो तुझे अभी पिछली क्लास में पढ़ाया, जो तेरी क्लास खत्म हुई है, उसका ही तू रिवाइज कर सकता है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, कुछ चीजें अगर छूट गई हैं तो वो भी कर सकता है। मतलब ये सब चीजें ना यार वैसी हैं कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सारी ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि तुम ये कर लो, तुम जो अपने हिसाब से होगा, तुम थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। ठीक है सर। भैया और किसी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा हाँ है? वंशिका, भैया हम वंशिका। स्कूल और ट्यूशन को मैनेज कैसे करें? मतलब बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी पेपर आ जाते हैं, उस समय मतलब मैनेज कैसे करें? क्लासेस भी थोड़ी लीव करनी पड़ती है कभी कभार। यार किसी भी हालत में क्लासेस तो ट्यूशन की बिल्कुल मिस मत करो। स्कूल में अगर तुम्हारा स्कूल कौन सा है जैसे, सर भैया सेंट थॉमस। तो वहाँ पे स्कूल में यार कुछ पढ़ने का ज्यादा फायदा नहीं है, मतलब कुछ क्योंकि सिर्फ बोर्ड्स का ही करवाएंगे जैसे वो, और बोर्ड्स का शशि सर केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट कवर करवा देते हैं सारा जैसे, तो स्कूल की क्लासेस मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन एग्जाम टेस्ट जरूर टेस्ट दो। इंपॉर्टेंट है। हाँ टेस्ट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी है, टेस्ट हाँ, इंपॉर्टेंट, हाँ। क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे बोर्ड की परसेंटेज मैटर करती है, अभी नहीं तो तुम्हारी 4 साल बाद जरूर काम आएंगी, तुम अगर आगे कभी अप्लाई करते हो कहीं पर फॉरेन में या कुछ भी पता है एमबीए के लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब 12th की परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत हो जाती है। तुम ये मत करो कि 12th को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। मैंने थोड़ी सी गलती करी थी, मेरे 12th में 91% आए थे, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता तो 95 बहुत इजीली आ जाते। तो अभी थोड़ा सा मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उस 91% की वजह से, तो अपनी 12th की परसेंटेज को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, थोड़ा सा उस चीज पे भी ध्यान देना। तो मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बोर्ड्स की बहुत ज्यादा प्रेप करने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे जो स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं वो एटलीस्ट सिंसियरली दो, सारे ढंग से प्रेप करके दो, लेकिन उसके लिए ट्यूशन क्लासेस मत छोड़ो। अरे जतिन, ओके। लक्ष्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जतिन, लक्ष्य सुन रहा है क्या? लक्ष्य, यस सर। हाँ जतिन, बस एक बात कि जैसे तूने क्या एग्जाम देने से पहले
क्या ये सोचा था कि हाँ। रैंक अंडर 64 अंडर 100 आएगी? रैंक ऑल इंडिया रैंक जतिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑल इंडिया रैंक आईआईटी के अंदर 64 एडवांस में। क्या तूने एग्जाम देते वक्त ये तेरे दिमाग में कुछ ऐसा था पहले, या प्रिपरेशन कर रहा था कुछ ऐसा था कि मैंने मतलब अपना कभी 100% 2 दिया साल जाए? में ही नहीं सोचा। मैंने सर कभी हम्म 2 साल में ही नहीं सोचा कि रैंक क्या लानी है। हम्म रैंक का बस ये रहता था कि बेस्ट लानी है अपनी, और बस हाँ, जितनी अपने आएगी अपना ठीक बेस्ट है। देंगे। हम्म मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया था कि मेरी 200 के अंदर आ सकती है, हम्म। लेकिन मेरे को ये था कि अगर 500 या 1000 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं ये दैट इज, अपने हाँ अपने ये अंदर मैंने सबसे, डाल रखी थी इसको। हाँ हाँ, जब ये मैं अपने दिमाग में एग्जाम देने रहना भी चाहिए। गया जब मैं एग्जाम देने भी गया तब भी मेरे को ये था यार ठीक है, बस दे के आना एग्जाम, जैसा होगा चले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ये हाँ, अपना सबसे काम सबसे करना है अच्छा जरूरी है। वाला। अगर तुम रैंक टारगेट करते चलोगे ना, तो तुम वहां पे जाते ही तुम्हें ये लगेगा कि अगर तुमसे 2 क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुम ये लगेगा कि अरे यार रैंक तो गई है जो मैं सोच कर आया था। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है रैंक क्या लानी है। हाँ, पेपर देते ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारी कितनी रैंक आने वाली है। मतलब पेपर से मैं बाहर निकला था तो बिना मार्क्स लगाए भी मेरे को इतना तो आइडिया हो गया था कि हाँ यार 200 के अंदर तो आ जाएगा, मार्क्स भी नहीं लगाए थे तब भी। तुम्हें खुद आइडिया हो जाता है कि हाँ कितना तुमने पेपर किया है, अटेम्प्ट कितने तुम्हारे उसमें से करेक्ट होंगे। तो लेकिन पेपर देने से पहले बिल्कुल मत सोचो कि कितनी रैंक आएगी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? यस सर मेरे को एक सर। चीज पूछनी फिजिक्स हाँ है ना हाँ थोड़ी सी है, तो उसके अंदर ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेपर में कोई सर ने दोबारा बोल, तेरी आवाज कट। हाँ, मुकुल ढंग से बोल थोड़ा सा। मेरा मुकुल। भाई आज हाँ हाँ हाँ। हाँ हेलो भैया, मैं कह रहा था कि ना जो मेरी फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर ऐसा है कि सर ने टेस्ट लिया, मेरे बहुत टेस्ट ऐसे गए हैं कि मार्क्स मेरे बिल्कुल नहीं आए। जैसे 100 में से 30 आए, 100 में से 35 आए, ऐसा ऐसा हुआ है। तो ना वो चैप्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस सा गिर जाता है। तो मतलब कैसे उठाऊं, कैसे, बहुत ऐसे चैप्टर हैं कि जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे अब समझ में, 11th वाले। तो कैसे करूं, कैसे? तो उनका यार वही है कि पहले दोबारा से उसको तेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुझे जैसे चैप्टर है पूरा तो कुछ टॉपिक्स तुझे होंगे जो थोड़े उस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स तो तेरे स्ट्रांग होंगे, बट कुछ टॉपिक्स बहुत वीक रह रहे होंगे। तो स्टार्ट कर, तो सबसे पहले तू नोट्स उसके रिवाइज कर। फिर वापस से अगर फिजिक्स है लेट से तो एचसी वर्मा या फिर बीएन शर्मा के क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस कर उसको। तो हो सकता है कि तेरी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की ही कमी रही होगी। हाँ फॉर्मुलेस तो भैया। हम नहीं भूलते। फॉर्मुलेस मतलब बहुत इतने इतने ज्यादा फॉर्मुलेस होते नहीं है कि हम भूल जाएंगे फिजिक्स के अंदर। तो फॉर्मुलेस हम नहीं भूलते हैं। मेन जो तेरी कमी रही होगी वो प्रैक्टिस की रही होगी कि तू क्वेश्चन अप्रोच कैसे करता है वो सोच नहीं पा रहा होगा। तो जितने ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा वो तू चीज समझ पाएगा। और भैया ऐसा बहुत बार हुआ है कि ना पेपर का करके तो मैं A to Z सब कुछ जाता हूँ, पर पेपर देखते होपलेस सा हो जाता हूँ, कुछ समझ सा नहीं आता। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। ये सबके साथ होता है सर जतिन, अभी बताया भी था तूने, दोबारा बता दे एक बार जतिन। ये हाँ सबके साथ मतलब होता यार है सर। अगर ये मॉक टेस्ट में हो रहा है तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट में ना हो, ये तो मतलब रखो अपना। क्योंकि मतलब हम्म तुम्हें पैनिक बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। खासकर मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट खराब भी चले जाएगा तुम्हारा कुछ होगा नहीं। तो उस चीज को लेकर पैनिक मत करो यार, बिल्कुल भी। मैंने 2 साल का भी मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, हाँ लेकिन एडवांस में जाकर मैं फिर भी पैनिक हो गया था बहुत ज्यादा। लेकिन थोड़ा टाइम लिया मैंने, 10 मिनट, तो उसके बाद रिलैक्स हुआ। तो अगर तुम्हें मॉक टेस्ट में जाके पैनिक हो भी रहा है तो 5 मिनट बैठ जाओ, पानी पियो, वॉशरूम जाकर आओ। उस पे तुम लगे मत रहो क्वेश्चन पे कि नहीं नहीं मेरे को करना ही, यार यार अगर मैंने नहीं किया तो खराब हो जाएगा, टाइम मेरा वेस्ट होगा। वो चीज मत करो। तुम उसको मतलब 5 मिनट ले लो आराम से, बैठो। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया भैया आपका मुझे भी हर एक दिन चीज पूछनी इफेक्टिव थी। जाता था? एक बोलो, एक वो नाम बोलो पहले अपना। सर ऋषि। सर सुधांश। हाँ ऋषि, ऋषि बोल। भैया फेलियर्स को कैसे हैंडल करते थे? जैसे कि स्कूल में एक सिलेबस चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा करूँ, और इसके एज अ रिजल्ट दोनों में मेरा परफॉर्मेंस गिर रहा है। यार काइंड ऑफ ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है उसमें। तुम प्रॉपर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें कितना टाइम स्कूल के लिए देना है, कितना टाइम ट्यूशन के काम के लिए देना है। तो वो चीज़ें मैनेज करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कभी तो सर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। मतलब ये मत रहो कि अकेले अकेले बिल्कुल रहे और किससे बात नहीं करे। थोड़ा सा ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। एट वीक में एक बार उनसे एक दो बार उनसे बात कर लो। मेरी अपने फ्रेंड से एटलीस्ट रोज बात होती थी। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं अपने आप को बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ कर लूँ। थोड़ी बहुत बात रखता था, रिलैक्स हो जाता था उससे मैं। तो कभी कभी जैसे ट्यूशन, हमारे हमारे फिजिकल ट्यूशन होते थे तो फिर रात को जैसे आरपी सर का ट्यूशन होता था 8 से 10,
तो हम थोड़ी देर हफ्ते में 2 दिन होता था, तो 8 से 10, तो फिर हम उसके बाद 10 से 11 थोड़े से घूम के आते थे। तो थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चिल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बिल्कुल अपने आप को दुनिया से कट ऑफ मत करो। अगर कभी परेशान हो रहे हो किसी चीज से, कुछ फेलियर हो रहा है, तो अपने गलतियों को देखो, कहाँ पर तुम्हारी गलतियां हुई। तुम्हारी हो सकता है टाइम मैनेजमेंट में कोई गलती रही होगी, या कोई तुम्हारा टॉपिक वीक रहा होगा, तो उन चीज़ों को नोटिस करो। तुम सर से बात करो कि अगर तुम कुछ टॉपिक वीक रह रहा है तो, बट ये मत रहना कि किसी से बात नहीं कर रहे हो और अकेले अकेले बिल्कुल कमरे में बंद हो गए हो और परेशान हो चुके हो, वो बिल्कुल मत करना। थैंक यू भैया। हाँ, सुधांशु। हेलो सुधांशु, भैया, आपके सारे दिन इफेक्टिव जाते थे? यार मोस्टली तो मैं ट्राई करता ही था। तो बेसिकली जो रैंक आई मेरी, वो कंसिस्टेंसी का रिजल्ट था। पूरे 2 साल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा। बहुत तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो भी तुम्हारा मतलब, जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर और अगर कभी कभी इफेक्टिव नहीं भी जा रहा है, तो उस चीज के बारे में सोचो मत। मतलब ये मत सोच के बैठे रहो कि यार एक तो मेरा दिन खराब हो गया, तुम उसके चक्कर में अपना दूसरा दिन भी खराब कर लो। अगर एक खराब हो गया तो अगला तुम ये रखो कि अब एक खराब हो गया तो मेरे को दूसरा उससे ज्यादा इफेक्टिव रखना है, कि पहले दिन का भी कवर करना है। ये मत सोचो कि एक खराब हो गया तो यार उसके चक्कर में परेशान होकर दूसरा भी करना। कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी पूरे 2 साल। मतलब सिलेबस ना यार बहुत ज्यादा नहीं है, कि अगर किसी का कुछ लेट से 11th में किसी का खराब हो भी जाता है, तो अगर वो 12th में भी सिर्फ कंसिस्टेंटली कर लेता है ना 1 साल, तो भी वो डिसेंट रैंक ला सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि तुमने 11th में अगर पढ़ाई नहीं करी तो फिर, मतलब ये 11th वाले मत सुनना ये बात। तो अगर तुम 12th में और तुम्हें लगता है कि 11th में तुम्हारे कुछ कुछ टॉपिक्स वीक थे, तो तुम कवर कर किया जा सकता है, तुम डिसेंट रैंक ला सकते हो। ठीक है। और किसी को भैया पूछना मेरे को कुछ? पूछिए। हाँ, तो भैया पेपर के वक्त टाइम मैनेज कैसे करना होता है? क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले एक पेपर दिया था, तो शुरू में मैंने काफी सारा टाइम, मेरे को लगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, तो काफी कम टाइम बचा है और काफी सारा पेपर मैंने देखा भी नहीं है। ये हाँ अभी यार स्टार्टिंग में बोला देखो, नहीं इसने। प्रैक्टिस जतिन में ना बोल। ये रखो अपना। हाँ हाँ। तो प्रैक्टिस में ना तुम्हारा ये होना चाहिए कि यार क्वेश्चन तुम्हें पढ़ते ही ना इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। सीधा तुम पेन मत उठाओ, पेन उठा के तुम सॉल्व करना चालू करोगे, तुम्हारा हो सकता है वो क्वेश्चन में 10 मिनट लगने हो। 10 मिनट में तुम 8 क्वेश्चन अपने 8-10 क्वेश्चन तुम्हारे रह गए और तुम एक क्वेश्चन में लगे रहे। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही इतना रियलाइज तो होना चाहिए कि विद इन 5 to 10 सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड, अगर तुम 30 सेकंड अगर तुम इस चीज में लगा रहे हो क्वेश्चन को जज करने में कि क्वेश्चन हो सकता है या कितना टाइम हो सकता है, तो कोई फायदा नहीं है। विद इन 5 to 10 सेकंड तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, कितनी देर में हो सकता है। तो अगर 1 मिनट से कम में हो सकता है, 2 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसको करो, वरना आगे मूव करो। तो ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी कि तू जज करना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया अनीश? हाँ, यस सर, थैंक यू। जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। चलो अभी अभी सबको भैया क्वेरीज क्लियर हो आपने गई ना? देखो। सर मेरे को एक सर लास्ट मेरी और है। हाँ, सर लास्ट भैया क्वेश्चन आपने पूछेंगे। भैया आपने ओवर द कोर्स ऑफ 2 इयर्स अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा था? क्योंकि भैया जैसे मेरा ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लो कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बहुत वीक हो गया, कि जैसे अभी मेरा मैथ्स काफी खराब चल रहा है, तो उसकी वजह से भैया काफी डिमोटिवेशन आता है और ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स छूऊं ही ना उसकी वजह से। तो यार यही मोटिवेशन का था कि आईआईटी तो जाना ही है किसी भी हालत में, उस टाइम पे यही था। मतलब ये भी नहीं था कि आईआईटी जाना ही है, बट ये था कि यार जो भी है बेस्ट करना है अपने आप से, बस। सिर्फ आईआईटी का नहीं सोचता था, ये था कि बेस्ट करना है जो भी होगा। अगर आईआईटी की जगह बिट्स भी चले जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सोचता था मैं। बट अपने आप का बेस्ट देना है। और अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसको बस, मतलब मैं कुछ इसमें नया नहीं बताऊंगा। अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो, तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स तुम्हारे वीक रह गए, उस पर टाइम दो थोड़ा सा। ओके और भाई। मतलब बस ये रखो कि अपने तीनों तीनों सब्जेक्ट्स कंसिस्टेंट रखो, तीनों सब्जेक्ट्स को ना बराबर रखो। मतलब ये मत सोचो कि अगर तुम्हारा, जैसे तूने बोला कि शायद अगर मैथ्स खराब है तो तू सोचता मैथ्स को छोड़ दूं, ये बिल्कुल मत होने दे यार। तीनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है आईआईटी के अंदर। चाहे आईआईटी ले, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी लागे, यूपीएससी वगैरह होते हैं, तो उसमें जो टॉपर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जिनका तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स कंसिस्टेंट होते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि वो एआर 10 तक ला सकते हैं, लेकिन 1 वही लाएगा जो जितने सारे सब्जेक्ट तीनों अच्छे होंगे। तो तेरे को तीनों ओके भैया, सब्जेक्ट्स अपने अच्छे रखने हैं। ठीक है भैया। मैम मेरी एक क्वेरीज और थी। जल्दी बोलना है, टाइम खत्म हो गया।
सर 47 भैया बस यही थी कि आप उन दिन में कितने घंटे का टारगेट रखते थे हर सब्जेक्ट के लिए, और क्या वो आप एग्जीक्यूट कर पाते थे पर डे? यार एग्जीक्यूट तो मैं कर लेता था, 8-10 घंटे में रखता था जैसे। तो तीनों मैंने दिनों मतलब तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता था पूरे दिन, मतलब ऐसे कि 3-3 घंटे 3 सब्जेक्ट्स को दे दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को मैं 10 घंटे दे रहा हूँ फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेन उस हिसाब से होता है कि लाइक एनालिटिकल ब्रेन अलग होता है और रटने वाला पार्ट अलग होता है। तो पहले मैथ्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर फिजिक्स पढ़ लो। तो 3-3 घंटे या 2-2 घंटे उनको दे लो। बट ऐसा मत करो कि तुम एक दिन मैथ्स पढ़ रहे हो फिर अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक ही दिन में तीनों पढ़ो, ताकि हाँ तुम्हारी जतिन जतिन मैक्सिमम टाइम, एफिशिएंसी आए। हाँ जतिन टाइम हो गया है ना? तो हाँ हाँ अभी मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा बात करा दूंगा। ये जतिन से बात हो गई कंप्लीट, सबको समझ आ गया सबको कैसे करना है अब?